डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 12 के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग का पहला प्रश्न है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा की देखिए बात होती है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न हम लोग का है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रूस को, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका को, ऑप्शन नंबर सी है बर्लिन की दीवार को, ऑप्शन नंबर डी है चीन को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बर्लिन की दीवार को हम लोग जो है पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक मानते हैं। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बर्लिन की दीवार को। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो भाषा को लेकर बहुत ही कट्टर राज्य है। तो इसने भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का यह पहला राज्य था, जिसने कि अपने भाषा को बहुत ही प्राथमिकता देते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी ये भाषा रहनी चाहिए। ठीक है, हम राष्ट्रभाषा को स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरी भी एक भाषा होनी चाहिए। तो भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया। देखिए ध्यान से, तो याद रखिएगा कि वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश है। दूसरा प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत राज्यों में एक है, क्योंकि यहाँ पर भी जब जाएंगे आप तो बहुत यहाँ का कल्चरल जो है कल्चर यहाँ का बहुत ही बेहतर है। तो आंध्र प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, यूरोपियन संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। यूरोपियन संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है स्वीडन डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी है इटली जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है भारत और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो यूरोपीय संघ के देश हैं, और साथ ही साथ ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश भी हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस चैनल पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जितने भी आपकी प्रश्नों की श्रृंखला होती है सब्जेक्ट वाइज सभी विषयों की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज तैयार कराई जाती है। यदि आप ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बेस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ यदि अगर आप बेहतर परसेंट पाना है चाहते हैं तो डीजे सर पर एक बार जरूर है आपको आना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप कुछ प्रश्नों को देखेंगे, आप अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में देख सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को और सीरीज को। और साथ ही साथ जो सिंपल वेज में ये बनाया जाता है आप जाकर यहाँ से देख भी सकते हैं, जुड़कर प्लेलिस्ट में भी। तो वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सरल भाषा में इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज मैंने क्या किया, प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं जो दिखेगा वही बिकेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, आप उसे एक बार देखिए और खुद डिसाइड करिए कि वो कैसे प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वर्ष 1960 में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वर्ष 1965 में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वर्ष 1967 में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वर्ष 1975 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1967 में नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में कौन परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जापान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जापान। तो जापान जो है वो परमाणु अप्रसार संधि की परिभाषा के अंदर अगर देखा जाए तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में नहीं है, जबकि देखा जाए सब मित्र राष्ट्र है अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस, तो ये सभी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में गिने जाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। धुरी राष्ट्रों में देखिए जापान की बात होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 6 अगस्त 9 अगस्त अभी देखिए अगस्त के महीने में यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, अभी वहाँ पर मनाया भी गया है कुछ चीज़ें वहाँ पर शोक के रूप में। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जापान। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी।
देखिए, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर बताया जाता है भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो अदर राष्ट्र जो है पाकिस्तान से, वहाँ से बहुत संख्यक में लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोग यहीं पर रुक भी गए। तो कई लोग यहाँ पर से गए भी, तो बहुत सी जहाँ पर यहाँ के तो खुद पॉपुलेशन, फिर वहाँ की पॉपुलेशन यहाँ पर जब आ गई तो यहाँ पर खाद्य संकट का अचानक समस्या आने लगा। जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ उसके कुछ दिनों के बाद देखा जाए, 2 साल 5 साल 4 साल 10 सालों के बाद देखा जाए तो बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गई थी खाद्य संकट को लेकर, जिसमें बाद में हरित क्रांति को देखिए शामिल किया गया उसमें पंचवर्षीय योजना में। तो वो एक अलग टॉपिक हो गई, लेकिन खाद्य संकट की जो बात हो रही है उसी समय की बात हो रही है। तो खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी उस समय? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो सबसे बुरी तरीके से अगर देखा जाए खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति तो वह बिहार राज्य में थी। तो अगर देखा जाए तो 1960 से 70 दशक में अगर मुख्य रूप से ये देखी बात होती है तो उसमें खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति जो थी वह बिहार राज्य में थी। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की संख्या 7 में। 7 हम लोग का प्रश्न है, ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? 7वां प्रश्न ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है भारत श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है भारत और भूटान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए ताशकंद समझौता हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित रहती हैं कुछ मसलों को लेकर, हमेशा ही विवाद रहता है। देखिए तो आपके नागरिक शास्त्र में भी भारत और पाकिस्तान को जोड़कर प्रश्नों की श्रृंखला बनाया जाना स्वाभाविक है। वहाँ से प्रश्न आपको देखिएगा कुछ ना कुछ मिलेंगे ज़रूर, इसलिए ये जो चैप्टर एक बनाया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। और मैंने भारत पाकिस्तान में विवाद और सुलह के बीच में एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से 2 पार्टियां बटी हुई थी, जिसमें एक बात थी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही थी और दूसरा जो पार्टी था मुस्लिम लीग, जो बाद में विभाजन हुआ। देखिए धर्म के आधार पर ही यहाँ मुख्य रूप से विभाजन हुआ था। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धर्म के आधार पर यह सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसमें कि देखिए जो भारत का बंटवारा किया गया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के भी 2 भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान इस समय है वही वास्तव में इस समय पाकिस्तान है। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो एक समय था जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, जो इस समय बांग्लादेश के नाम से आप उसे जानते हैं। तो जिसे 1971 में देखा जाए तो युद्ध वगैरह हुआ, उसके बाद 1971 से अपना स्वतंत्रता दिवस अलग से मनाने लगा बांग्लादेश। अब देखा जाए तो इस समय बांग्लादेश बहुत ही एशिया के, दक्षिण एशियाई देशों में बहुत ही आगे उन्नति करने वाला देश है, उसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो गई है। तो ये देखिए पूर्वी पाकिस्तान था, तो धर्म के आधार पर था कि यहाँ मेजॉरिटी में ये लोग हैं, यहाँ मेजॉरिटी में ये लोग हैं, तो कुछ हिस्सा इनको यहाँ दे दिया जाए, कुछ हिस्सा इनको यहाँ दिया जाए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में ये बंटवारा किया गया था। तो यह जो बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था, क्योंकि 2 मुख्य पार्टियां जो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो इनमें धर्मवाद की बात हो गई थी और मुस्लिम और हिंदू के आधार पर ये बंटवारे की बात हुआ था। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? तो यह धर्म के आधार पर किया गया था। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां का प्रश्न है, ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर कब हमला किया? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर कब हमला किया? ऑप्शन दिया गया है आपका वर्ष 1952 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1956 में जो है ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर हमला कर दिया था, इन 2 राष्ट्रों के बीच में हुआ था। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए आपातकाल है, आपातकाल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपातकाल से प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था? मैंने आपातकाल पर पार्टिकुलरली एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ ज़रूर देखिएगा, नागरिक शास्त्र के प्लेलिस्ट में आपको यह वीडियो मिल जाएगा। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है विपक्ष का दबाव था, ऑप्शन नंबर बी था बाहरी आक्रमण किया गया था हम लोग के देश पर, ऑप्शन नंबर सी था आंतरिक अशांति थी, ऑप्शन नंबर डी था संवैधानिक तंत्र की विफलता थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी था कि आंतरिक अशांति कारण जो है देश में हम लोग के पहली बार आपातकाल लगाया गया था ये जून के महीने में 1975 में। तो देखिए ये 18 माह तक कम जो आपातकाल था और ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। तो उसमें नसबंदी की बातें भी देखिए होती है कि नसबंदी बहुत ज़्यादा कराया गया, इस समय बहुत प्रकार के चीज़ें की गई, जिसमें बहुत तरह का गठन हुआ, बाद में इनकी सरकार गिर गई, जो जन आंदोलन के फिर उनका सरकार बना, तो ये बहुत तरह का आया है। उसमें आपातकाल मैंने पूरा
बाकायदे विस्तृत में बात किया हुआ कर रखा है उस पर। तो यहाँ देखिए, याद रखिएगा फिलहाल में ये कि आपकी आंतरिक अशांति जो पैदा हुई थी वो उसकी वजह से ही 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ किया गया था। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन पर टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछता है। मैंने ताड़ी विरोधी आंदोलन को भी अच्छे से पढ़ा रखा है, आप जब वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि, और ये बहुविकल्पी में मैं इन प्रश्नों को कलेक्ट निकाल कर ला रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी प्रश्न की ओर। और आखिरी जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न है, अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी है कल्याण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मायावती, ऑप्शन नंबर डी है मुलायम सिंह यादव। देखिए, ये इस पर फैसला भी, बाबरी मस्जिद पर फैसला भी आ चुका है। तो ये एक प्रश्न जो बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। तो बाबरी विध्वंस जो किया गया था ये कल्याण सिंह के शासनकाल में किया गया था, यानी उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। और आप जानते भी हैं कि कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनका भी हाल ही में निधन भी हुआ है। अभी देखा जाए तो कुछ दिनों पहले ही, यानी कुछ महीनों पहले ही इनका भी ये निधन भी हुआ है। इसलिए यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रहेगा, क्योंकि कल्याण सिंह का देखिए भी डेथ हुआ है, पहली बात हो गई, और बाबरी पर फैसला भी आपका आया हुआ है, तब से ढंग से आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है। इसलिए जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कल्याण सिंह के शासनकाल में जो था बाबरी विध्वंस किया गया था, उस समय यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का 12 प्रश्न। प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपको किस विषय में प्रॉब्लम हो रही है, किस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है, आप टॉपिक वाइज हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने राय रख सकते हैं, अपने विचारों रख सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं कि जो इन समस्याओं को। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7। इस पर आप, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप स्टडी मिलेगी, वहाँ पर कई स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट मिलेंगे, जिससे आपकी ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी होगी। जानते हैं कि ग्रुप में भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग एक दूसरे के, यानी ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है उससे ज्ञान आपका और ज़्यादा विस्तृत होता है। याद रखिएगा, ज्ञान को अगर आपने पास रखते हैं, छुपाते हैं, तो वो सड़ जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई महत्व तो नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर आप शेयरिंग करते हैं तो उसमें विस्तार होगा, उसमें फैलाव आएगा, आपका ज्ञान और ब्रॉड लेवल पर एक होगा, एक ब्रॉड थिंकिंग माइंडेड क्रिएट होगा आपके अंदर। इसलिए ज्ञान को हमेशा बांटिए, और याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और ग्रुप स्टडी ज़रूर करें। और मैं तो यही राय दूंगा, जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हमारे आप, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, पहले आप अपने नंबर इस 950 690 285 7 से आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, तब हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन रहेगा तब तक ये ग्रुप चलता रहेगा, और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी इतनी बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें, और बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का भी ख्याल रखें, क्योंकि याद रखिएगा कहीं कोरोना आ गया, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है यही आपका ओरिजिनल बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसलिए नियमित रूप से स्टडी अपनी जारी रखें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस सोच के साथ जारी रखें अपने